हेलो एवरीवन, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ परमार डायनेस्टी। अभी कत्यूरीज के बाद से जितना भी हमारा कंटेंट स्टार्ट होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके बारे में कंटेंट सबसे ज़्यादा अवेलेबल है टेक्स्ट बुक्स में। सो वी कैन सेफली एज्यूम कि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप किए जा सकते हैं, स्पेशली बड़े आंसर्स में। आप सबको अब तक आइडिया आ गया होगा कि उत्तराखंड पीसीएस के मेंस के क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, मार्किंग किस प्रकार से होगी। तो हमारे पास 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 5 हमारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होंगे और जिसकी वर्ड लिमिट होगी 50। ठीक है, 10 हमारे क्वेश्चंस 8 मार्कर होंगे जिनकी वर्ड लिमिट होगी 100 एंड 10 हमारे 10 मार्कर होंगे जिनकी वर्ड लिमिट होगी 150। तो इस प्रकार से ब्रेकडाउन हो गया। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो 50 वर्ड्स के होंगे 4 मार्कर्स, वो मोस्ट प्रोबेबली इन टॉपिक से आए अगर आ सकते हैं तो। एंड बड़े 8 मार्कर 10 मार्कर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से आ सकते हैं कत्यूरी ऑनवर्ड्स, क्योंकि यहाँ के कंटेंट अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल। जिससे पहले हम स्टार्ट करें, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि उत्तराखंड जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। ठीक है, एक जोन को बोलते हैं गढ़वाल एंड दूसरे को बोलते हैं कुमाऊं। तो एक टाइम पे पॉलिटिकल जोन्स थे, आज के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स हैं। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए कि जो गढ़वाल रीजन है, इसका जो एंशिएंट नाम है, जो पुराना नाम है, जो हमें टेक्स्ट बुक्स में मिलते हैं जैसे कि स्कंद पुराण, तो यहाँ पे इसको बोला गया है केदारखंड। एंड सिमिलरली कुमाऊं को बोला गया है मानसखंड, और भी अदर नाम हैं इनके, जैसे कि कूर्मांचल, और कूर्मांचल से ही ये आगे जाके कुमाऊं बन गया। तो कुमाऊं एक तरीके से कुमाऊं रीजन का एंशिएंट नाम भी है, बट गढ़वाल इज नॉट एन एंशिएंट नेम फॉर केदारखंड। ये एक रिलेटिवली रीसेंट नाम है, और ये नाम इस एरिया का नाम क्यों पड़ा इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले गढ़वाल नाम जो हम देखते हैं वो हमें देखता है कॉपर प्लेट में, जिसकी डेट है अराउंड 1700 AD। सिमिलरली पोएट भूषण, जो कि गढ़वाल डायनेस्टी, गढ़वाल के जो राजा लोग होते थे उनके कोर्ट में बहुत ही फेमस पोएट थे, जो कि 1715 में जिनकी डेथ हुई थी, उन्होंने भी अपने पोएम्स में इस एरिया को गढ़वाल बोला हुआ है। ठीक है, और उनके किंग उस टाइम थे किंग फतेह शाह, जो कि गढ़वाल किंगडम के एक रूलर थे। सिमिलरली मोलाराम, अगेन गढ़वाल डायनेस्टी के जो किंग्स हैं उनके एक बहुत ही फेवरेट पोएट होते थे, कोर्ट पोएट 18वीं सदी के टाइम पे। उन्होंने भी अपने राइटिंग में मल्टीपल टाइम्स इसको गढ़वाल बोला गया है। माना जाता है कि इस डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम था अजयपाल। उन्होंने इस एरिया में, जो अब प्रेजेंट जो गढ़वाल एरिया है, वहाँ पे 52 फोर्ट्स होते थे। ठीक है, इन्होंने इन सब फोर्ट्स या गढ़ को कॉन्कर किया था, 51 फोर्ट्स को कॉन्कर किया था, उनमें से एक उनका खुद का फोर्ट था। तो उन्होंने इन सब फोर्ट्स को कॉन्कर किया था, और इसलिए उनका नाम रखा गया था गढ़वाला। गढ़ मीन्स फोर्ट, और वहीं से ये किंगडम का नाम स्टार्ट हो गया गढ़वाल। ठीक है, फोर्ट्स उस ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, स्पेशली पहाड़ी इलाकों में। वहीं से जितना भी उनका डिफेंस स्ट्रेटेजी, जितने भी एक्टिविटीज़ होती थी, वो सब फोर्ट्स के थ्रू होती थी। फॉर इंस्टेंस आप ये देख लीजिए, उत्तराखंड में ऐसे पहाड़ियाँ होती थी, यहाँ पे एक किला है, यहाँ पे एक किला है, यहाँ पे एक किला है, और ये एरिया यहाँ पे पूरे ब्लाइंड साइड हो रखे हैं। मतलब ये इधर नहीं देख सकता, ये इधर नहीं देख सकता। तो अपनी जो भी लोकल एक्टिविटीज़ है वो एक दूसरे को बताने के लिए ये लोग सिग्नल्स देते थे, इसने इसको सिग्नल दिया, इसने फर्दर इसको सिग्नल दिया। तो फोर्ट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता था इस टाइम पे। तो इसलिए फोर्ट्स या गढ़ होना और गढ़ को कैप्चर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता था उस टाइम पे। अब बात करते हैं कि डायनेस्टी, जो परमार डायनेस्टी है, इसकी शुरुआत किसने करी। तो बोला जाता है कि इस डायनेस्टी की शुरुआत करी थी एक व्यक्ति ने जिनका नाम था कनकपाल। अब इनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा इतना हमारे पास पुख्ता है नहीं। जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है वो इतने कॉन्क्रीट नहीं है। तो कुछ एजम्पशंस है, कुछ एकेडमिक डिबेट्स है, कुछ थोड़े बहुत एविडेंसेस है जिससे हमें कुछ पता चलता है इनके बारे में। तो बोला जाता है कनकपाल जो है
उस समय वो एक बहुत ही छोटे से रूलर थे जिनका नाम था सोनपाल। उनके कोर्ट में गए थे, ठीक है। और एक कनकपाल जो थे वो खुद सेंट्रल इंडिया से कुछ ट्रैवल करते हुए यहाँ आए थे, उत्तराखंड के साइड आए थे। अब किंग सोनपाल जो है वो इनसे बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे, कुछ इन पे कुछ बात लगी होगी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी इनसे करा दी, कनकपाल से, और दहेज में चंदपुर परगना इनको दे दिया। चांदपुर जो है आज के टाइम के चमोली में है। वहीं से एक तरीके से इन्होंने अपना किंगडम स्टार्ट किया। चांदपुर वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ परमार डायनेस्टी। और ये जो कनकपाल जो नाम है इसका मेंशन हमें काफ़ी हिस्टोरिकल एविडेंसेस में मिलता है, ठीक है। काफ़ी हिस्टोरिकल स्कॉलर्स जो है वो इनका नाम मेंशन करते हैं। प्लस ये जो परमार किंगडम है, गढ़वाल किंगडम है, ये आगे जाके बाद में 19वीं सेंचुरी के आसपास इसका नाम हो जाएगा टेहरी। और टेहरी के जो सबसे पहले राजा थे सुदर्शन शाह, उन्होंने क्या किया, अपनी जो लीनियज है, जो परमार डायनेस्टी की जो लीनियज है उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं एक डॉक्यूमेंट में जिसका नाम था सभासार। वहाँ पे भी इनका नाम मेंशन है। फिर गढ़वाल के जो लोकल फोकलोज होते हैं, जो जागर प्रथाएं होती है, जो भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उसमें भी इनका नाम मेंशन है। और परमार किंग के विरुद्धवाली क्या होता था, परमार किंग जो है अपने राजाओं के कुछ एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टर्स वगैरह लिखते रहते थे, रिकॉर्ड करते रहते थे, उसमें भी इनका नाम मेंशन होता है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हो कि ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कनकपाल के बारे में एक्यूरेट है। चांदपुरगढ़ चमोली में जो है, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जहाँ पे बोला जाता है कि ये जो है ये गुर्जर के लूनर डायनेस्टी को गुलाम करते हैं। अब गुर्जर कौन होते हैं, गुर्जरा कौन से इलाका है, तो ये डोंट कन्फ्यूज इट विद गुर्जर जो हरियाणा में कम्युनिटी को भी बोलते हैं। गुर्जर जो है राजस्थान और गुजरात रीजन, मतलब साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात रीजन का जो एरिया है, साउथ ईस्ट राजस्थान टू बी मोर प्रिसाइज, जहाँ पे मोस्टली राजपूतों का एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता था, उस एरिया को गुर्जर राष्ट्र या गुर्जर देश बोला जाता था। आपने अगर अर्ली मिडिवल पीरियड अगर पढ़ा है तो आपने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस एंड बहुत ही बड़ा राजपूत किंगडम था जिसका नाम था प्रतिहार किंगडम। उसको भी गुर्जर प्रतिहार किंगडम बोलते थे क्योंकि इनकी शुरुआत जो हुई थी वो यहीं से, ये साउथ ईस्ट राजस्थान साइड से हुई थी और थोड़ा गुजरात का नदर्न पार्ट भी लगता है। तो इस एरिया को गुर्जरा एरिया बोलते हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि धर जो कि मालवा रीजन में है, दैट मीन्स मध्य प्रदेश में है, वो वहाँ से आए थे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल इंडियन ओरिजिन कहीं ना कहीं से इनका कंफर्म होता है कुछ एविडेंस के बेसिस में, जैसे कि एक तो हमें गणेश जी की कुछ प्रतिमाएं मिलती हैं यहाँ पे, मूर्तियाँ मिलती हैं कुछ मंदिरों में। अब देखिए अगर आप उत्तराखंड से है देन यू मस्ट बी नोइंग कि यहाँ की जो लोकल देवताओं की पूजा होती है, भगवानों की पूजा होती है, तो उनमें गणेश जी की पूजा इतनी नहीं होती यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अगर आप सेंट्रल इंडिया जाएंगे। सेंट्रल इंडिया में गणेश जी की पूजा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वहाँ पे तो ये भी होता है, गणेश चतुर्थी वगैरह बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहाँ की तो चीफ डीटी है। सेकेंडली गणेश जी का जो ट्रंक है वो राइट साइड की तरफ टर्न होता है, जो यूजुअली लेफ्ट में होता है, और ये चीज़ हमें सेंट्रल इंडिया में दिखाई देती है, जो गणेश जी का ट्रंक राइट की तरफ है। प्लस जो आदि बद्री मंदिर है उसका भी स्टाइल कुछ गुर्जर रीजन के जैसे मिलता जुलता है, तो इससे बोल सकते हैं कि गुर्जर एरिया से आया है, दैट इज़ मेवाड़, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। इनका जो एक्सेशन बोला जाता है, माना जाता है, वो अराउंड 688 CE या 475 विक्रम संवत, क्योंकि इस टाइम पे ये लोग विक्रम संवत कैलेंडर यूज़ करते थे। एंड विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी अराउंड 57 BC, ठीक है। तो जो भी डेट ये मेंशन करेंगे उसमें से अगर आप 57 माइनस कर देंगे सो यू विल गेट द एग्जैक्ट ईयर। अब आ जाते हैं अजय पाल पे, हु इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, और ये भी बोला जाता है कि असल में गढ़वाल किंगडम के असली फाउंडर यही थे, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली ही वॉज द 37th रूलर। इनके बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी है हमारे पास।
अब ये बोला जाता है कि 688 AD से लेकर 90 जब कनकपाल ने एक्सेशन किया था और 14th सेंचुरी तक यानी अजयपाल के टाइम तक जो इस डायनेस्टी के जो राजा थे वो बहुत ही छोटे पेटी रूलर्स की तरह काम करते थे। पेटी किंग्स थे, छोटे रूलर्स थे, मोस्ट प्रोबेबली कत्यूरीज या बाकी जो बाद में किंगडम रहे थे उनके अंडर काम करते थे। उसके बाद अजयपाल जो थे उन्हें मिलिट्री कॉन्कर्स के थ्रू एक किंगडम बनाया था। इन्होंने 52 फोर्ट्स को कॉन्कर किया था और पूरे गढ़वाल एरिया को इन्होंने यूनाइट कर दिया था। इसके साथ ही इन्होंने अपना जो कैपिटल है उसको चांदपुर गढ़ से शिफ्ट किया था देवलगढ़ में और वहाँ से फिर शिफ्ट किया श्रीनगर में और श्रीनगर बिकेम देयर परमानेंट कैपिटल एवर सिंस 1358 से लेकर श्रीनगर इनका कैपिटल था और चांदपुर गढ़ से इनकी शुरुआत हुई थी। देवलगढ़ में अजयपाल जी ने एक पैलेस बनाया था अपने लिए और एक मंदिर भी बनाया था जो कि अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी के लिए बनाया था। प्लस देवलगढ़ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नथ योगी थे, उनके टाइम के बहुत ही इम्पोर्टेंट नथ योगी थे जिनका नाम था सतनाथ। एंड अजयपाल जी जो थे ये खुद एक तरीके से नथ सेक्ट के बिलीवर थे, फॉलोवर थे। ठीक है, नथ सेक्ट अगर आपने योगी आदित्यनाथ के बारे में सुना होगा जो आज के टाइम पे यूपी के CM हैं, वो भी नथ सेक्ट के एक तरीके से मेंबर है, इसलिए उनका नाम है आदित्यनाथ। तो अजयपाल भी इस नथ सेक्ट के एक फॉलोअर थे। ठीक है, और ये भी बोला जाता है जो नथ सेक्ट के कुछ ट्रेडिशनल टेक्स्ट है जैसे कि नवनथ कथा या गोरक्ष स्तवंजलि, उसके अकॉर्डिंग इस दुनिया में 84 सिद्ध लोग होते हैं जिनमें से एक अजयपाल थे, अजयपाल बन गए थे। और अजयपाल जी को तो एक बुक में जिनका नाम है सनबरी ग्रंथ उसमें इनको आदिनाथ भी बोला गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितने डीपली ये इस रिलीजन से इन्वॉल्व थे। एक भरत जो पोएट है उन्होंने अपनी बुक मनोदया में इनके बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है, बोला है कि बहुत ही महान राजा थे, ग्रेट किंग थे। इनकी एक हमें पिक्चर भी दिखाई देती है, एक विष्णु मंदिर है देवलगढ़ में, वहाँ पे इनकी एक पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर मीन्स पेंटिंग, जिसमें वो है पद्मासन पोज में। तो मतलब एक प्रकार से ये प्रॉपर योगी साधु थे और इनका जो रिलीजन के साथ जो इन्वॉल्वमेंट था इसलिए उनको काफ़ी टाइम सम्राट अशोक से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक का भी एक प्रकार से बुद्धिज़्म रिलीजन के साथ बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। अजयपाल के बाद बहुत सारे रूलर्स आए थे जैसे कि कल्याण शाह, सुंदरपाल, हसदेव पाल, विजयपाल। बट इस पीरियड में नॉर्थ इंडिया जो था यहाँ पे एक तरीके से पीरियड ऑफ टर्मोइल था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, खूब लड़ाइयाँ हो रही थी। जो दिल्ली का जो तख्त था, थ्रोन था, किंगडम था, उसके लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, जैसे मुगल्स हो गए, राजपूत हो गए, दिल्ली सल्तनत के कुछ लोग हो गए। तो यहाँ पे इस टाइम पे बैटल ऑफ पानीपत हुआ, फिर बैटल ऑफ खनवा हुआ, फिर बैटल ऑफ चौसा हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो इसलिए इन लोगों का पीरियड कुछ ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्डेड नहीं है। मोस्ट प्रॉबेबली ये लोग भी इन्वॉल्व हो गए या समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए इन लोग के कुछ हमें रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं, बट हमें सीधे रिकॉर्ड मिलने शुरू होते हैं सहजपाल के, जो कि अजयपाल और इन चारों के बाद रूल में आए थे। इनके बारे में हमें काफ़ी डिटेल मिलती है, काफ़ी इंस्क्रिप्शन मिल जाते हैं, स्पेशली देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में एक मंदिर है जिसका नाम है क्षेत्रपाल मंदिर, क्षेत्रपाल टेम्पल, जिसके दरवाजे में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसको डेट हम 1540 AD के आसपास कर सकते हैं। और रघुनाथ जी मंदिर है, वहाँ पे एक बेल में, घंटी में इनके लिए कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। जो पोएट भरत है उन्होंने भी इनकी तारीफ करी है कि काफ़ी अच्छे रूलर थे और ये एम्परर अकबर के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे, पर इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, आप लोग को पता होगा जब अकबर जो थे, जब वो अपने हाई पावर के हाइट्स में आए थे तो उन्होंने ऑलमोस्ट अपने आसपास जितने भी किंगडम्स थे सबको सबड्यू कर दिया था, सबको एक तरीके से अपने सबऑर्डिनेट किंगडम्स बना दिए थे, मोस्टली राजपूताना एरियाज के किंगडम्स को। पर कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो सहजपाल थे वो इंडिपेंडेंट थे, वो अकबर के सबऑर्डिनेट नहीं थे। जहांगीर के टाइम भी इनके अच्छे रिलेशंस थे और जहांगीर के टाइम देखा जा सकता है कि ये एक तरीके से उन्होंने उनको ट्रिब्यूट्स देना शुरू कर दिया था।
तो क्या पता उन्होंने जहांगीर को अपना ओवरलॉर्ड मान लिया था, क्योंकि ट्रिब्यूट्स यूजुअली एक वैसल रूलर अपने सुपीरियर रूलर को भेजता था, और उनको काफ़ी गिफ्ट भी मिलते थे जहांगीर से। यूजुअली जो बड़े रूलर होते थे वो अपने सबॉर्डिनेट को खूब गिफ्ट देते थे, एक तरीके से अपनी पावर शो करने के लिए कि उनके पास कितना वेल्थ है, कितना पावर है। इनका जो नाम है उसको मुगल रिकॉर्ड में श्याम सिंह या शाम शाह के नाम से मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अकबर और जहांगीर के टाइम पे तो गढ़वाल का रिलेशन मुगल्स के साथ अच्छा था, बट लेटर ऑन शाहजहाँ और औरंगजेब के टाइम पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए थे। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग आ जाते हैं बलभद्र शाह। नाउ यू विल नोटिस वन थिंग, यहाँ पे हमें एक सफिक्स दिख रहा है शाह, और इससे पहले आप सहजपाल का देखेंगे, यहाँ पे यू वोंट सी एनी सफिक्स, यहाँ पे आपको पाल दिख रहा है, जिससे अजय पाल है उसके बाद सहजपाल, बट यहाँ पे इन्होंने अपना नाम लिखा बलभद्र शाह। तो इन्होंने नाम के साथ शाह लगाने के ट्रेडिशन की शुरुआत करी थी, बट बोला जाता है कि इसकी शुरुआत करी थी कल्याण शाह ने। ठीक है, आप देख सकते हैं कल्याण शाह, बट उसके बाद के रूलर्स ने इसको, इस ट्रेडिशन को, प्रथा को फॉलो नहीं किया। सुंदरपाल, हसदेवपाल, विजयपाल, सहजपाल, इन्होंने फॉलो नहीं किया, बट बलभद्र शाह ने जब स्टार्ट किया तो उसके बाद से ये एक तरीके से ट्रेडिशन बन गया था। ठीक है, अब इनके टाइम पे कुछ हैपनिंग्स देखते हैं। एक तो हैपनिंग हुई थी बैटल ऑफ गोल्दम। गोल्दम चमोली में एक एरिया है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे SSB सशस्त्र सीमा बल का कमांडो ट्रेनिंग स्कूल भी है। बैटल ऑफ गोल्दम इन्हें लड़ी थी कुमाऊं के राजा रुद्रचंद के साथ अगेंस्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये टाइटल शाह ये लगाया क्यों गया था? तो इसके हिस्टोरियंस ने बहुत अलग अलग रीज़न दे रखे हैं, हमें स्पेसिफिकली कुछ नहीं पता कि कौन क्या रीज़न था, क्योंकि कुछ बोलते हैं कि मुगल्स ने इनको ये टाइटल दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मुगल्स बहुत पावरफुल हो गए थे, एक तरीके से इंडिया के ओवरलॉर्ड्स बन गए थे, तो उनका मानना है कि मुगल्स ने इनको ये टाइटल दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले राजा अजयपाल ने रखा था ये नाम, क्योंकि वो जब पावरफुल बने थे, क्योंकि शाह जो है वो पर्शियन टर्म है किंग के लिए, और इंडिया में उस टाइम पे सल्तनत पीरियड चल रहा था, और सल्तनत की जो कोर्ट लैंग्वेज थी दैट वाज पर्शियन। तो क्या पता वहाँ का पर्शियन इन्फ्लुएंस आ गया होगा राजा जो अजयपाल के पास, और उन्होंने ये टर्म अपने साथ लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि शाह जो है ये प्राकृत वर्ड है साधु का, और दैट इज साहू। प्राकृत में साधु को साहू बोला जाता है, और क्या पता राजा अजयपाल के साथ ये नाम अटैच हो गया होगा, क्योंकि ये नाथ पंथ के साधु बन चुके थे, और ये साहू ही आगे जाके ड्यू टाइम में शाह बन गया था, ऐसे हिस्टोरियंस का मानना है। तो ये कुछ रीजंस है जो हिस्टोरियंस ने जिसके बारे में डिबेट किया है कि शाह टाइटल इन्होंने क्यों यूज़ करना शुरू किया। इट कैन बी एनी ऑफ देम। अब अगले रूलर आ जाते हैं मनशाह। मानशाह के बारे में भी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो दो इंस्क्रिप्शन से मिलती है, देवप्रयाग में सेम जगह से जहाँ से हमें सहजपाल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज क्षेत्रपाल टेम्पल एंड रघुनाथ टेम्पल। मनशा के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो मिलती है एक फॉरेन ट्रैवलर जिनका नाम था विलियम फिंच। अब विलियम फिंच जो है ये कैप्टन विलियम हॉकिंस के साथ आए थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस अगर आपने मुगल्स के बारे में पढ़ा है तो पता होगा जहांगीर की कोर्ट में आए थे। तो विलियम फिंच ने गढ़वाल खूब ट्रैवल किया और उसके बारे में लिखा, जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो किंगडम है गढ़वाल का किंगडम वो गंगा और यमुना के बीच में है, बहुत रिच किंगडम है, जहाँ के राजा जो थे वो सोने के बर्तनों में उनको सर्व किया जाता था खाना पीना। और उन्होंने मेंशन किया कि श्रीनगर कैपिटल थी। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि यहाँ के जो लोग हैं वो विंटर्स के टाइम घाटियों में आ जाते हैं, जो आजकल भी होता है। कुछ नोमैडिक ट्राइब्स है जैसे कि भोटियाज हो गए, गुज्जर बकरवाल हो गए, वो समर में पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और विंटर्स के टाइम घाटियों में आ जाते हैं। और इन्होंने पहाड़ों का नाम बोला था धौलाधार या धौलागिरी, ठीक है, जो मिडिल हिमालयस को जो हिमाचल में बोलते हैं वो धौलाधार या धौलागिरी बोलते हैं। अच्छा, मनशा के टाइम पे कुमाऊं के जो राजा थे लक्ष्मीचंद, उन्होंने बहुत बार अटैक किया था। उनका बहुत मन था गढ़वाल किंगडम को कैप्चर करने का। बोला जाता है कि उन्होंने 7 बार अटैक किया था और 7 बार हार गए थे, बट फाइनल रिटर्न में
ही सक्सीडेड, मतलब उन्होंने गढ़वाल की आर्मी को हरा दिया था एंड कुछ ना कुछ एडवांटेज मिला ही होगा। एक सुरजू डंगवाल नाम के व्यक्ति है, उनकी भी बहुत लोक कथाएं बहुत फेमस है, और वो ये जो मंचा लक्ष्मीचंद के बीच में जो राइवलरी है, ये बैकग्राउंड है इस कहानी का, इस फोक टेल का, ठीक है। जो कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में जो युद्ध हुआ था इस टाइम पे, इसको एक हिस्टोरियन है बद्रीदत्त पांडे, इन्होंने भी मेंशन किया हुआ है। और उन्होंने बोला था कि मंचा के एक आर्मी चीफ थे, जनरल थे, जिनका नाम था नंदी, और इन्होंने क्या किया, उन्होंने कुमाऊं को हराया और उनकी राजधानी कैपिटल चंपावत को भी कब्जा कर लिया था। जो भरत है, पोएट भरत है, उन्होंने भी इस युद्ध के बारे में लिखा हुआ है और इस गढ़वाल की इस विक्ट्री के बारे में लिखा हुआ है मनोदया में। कौन सी विक्ट्री? ये वाली, जब मांचा के जो जनरल थे नंदी, उन्होंने कुमाऊं को हरा के उनके कैपिटल को कैप्चर कर लिया था। अब अगले रूलर आ जाते हैं श्याम शाह। इनके बारे में कुछ ही इंफॉर्मेशन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है 1672 विक्रम संवत की, जिसमें इनका नाम मेंशन है। अच्छा, अब इनका नाम जहांगीर नामा, जो कि सम्राट एम्परर जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी थी, उन्होंने भी इनको मेंशन किया हुआ है। और बोला जाता है कि इन्होंने एम्परर जहांगीर को ट्रिब्यूट सेंड किए थे। दैट मीन्स एक तरीके से जहांगीर की सुपीरियर पोजीशन को एक्सेप्ट करी थी। जहांगीर खूब खुश हुए थे और इनको खूब गिफ्ट दिए थे, हाथी घोड़े बहुत कुछ दिए थे। अल्टीमेटली इनकी डेथ हो गई थी और इनका कोई वारिस नहीं था, इनका कोई एयर नहीं था, कोई युवराज नहीं था जो इनके बाद गद्दी ले। तो इनके जो अंकल थे, इनके जो चाचा थे महिपत शाह, वो रूलर बन गए। तो उस ज़माने में क्या होता था, जो राजा होते थे इनके बहुत बच्चे होते थे, मतलब होते रहते थे। कभी कभार ऐसा होता था जो सबसे बड़ा बच्चा है उसका परिवार भी शुरू हो गया, उसके खुद बच्चे हो गए, तब भी राजा के बच्चे हो ही रहे। तो महिपत शाह जो इनके रिश्ते में चाचा लगते थे, बट एज में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ऑलमोस्ट सिमिलर एज की थे। तो महिपत शाह बहुत फेमस है अपने मिलिट्री कैंपेन्स के लिए, खूब लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने, और इनको गर्व भंजन के नाम से भी माना जाता था। गर्व भंजन मीन्स ब्रेकर ऑफ प्राइड, गर्व मीन्स प्राइड। जिनको भी अपने आप पे खूब गर्व है, घमंड है, ये उनको मिलिटरीली हरा के पूरा घमंड इनका तोड़ देते थे। इनके टाइम पे अंद्रादे नाम के पोर्चुगीज जेसुइट मिशनरी, जो जेसुइट मिशनरी मीन्स कुछ संत होते थे क्रिश्चियनिटी के, जो कन्वर्ट्स करने आते थे, जैसे जिनको पास्टर या फादर बोला जाता है। तो उसी प्रकार से ये भी इंडिया आए थे क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। और ये इनके किंगडम भी, गढ़वाल किंगडम भी आए थे, बट उन्होंने अपने राइटिंग में मेंशन किया है कि जो गढ़वाल के जो किंग थे उस टाइम के, दैट इज़ महिपत शाह, वो बहुत हॉस्टाइल थे, मतलब उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था इनका जो एटीट्यूड जो एक कन्वर्ट करते थे। एक प्रकार से क्रिश्चियंस के अगेंस्ट थोड़े हॉस्टाइल थे महिपत शाह। अंद्रादे बद्रीनाथ भी गए थे और उन्होंने ये सब जो भी इनका जो ट्रैवल के अकाउंट्स हैं, उन्होंने अपनी किताब अर्ली जेसुइट ट्रैवल्स इन सेंट्रल एशिया में मेंशन किया हुआ है। उन्होंने ये भी बताया था कि तिब्बत और गढ़वाल के बीच एक लड़ाई हुई थी, वॉर हुई थी 1624 में, 3 बार ऐसा हुआ था। ठीक है, हमने ऊपर मेंशन ही किया था महिपत शाह को लड़ाई का बहुत शौक था, तो उन्होंने तिब्बत में भी आक्रमण कर दिया था। पर अल्टीमेटली क्या होता, गढ़वाल आर्मी को पीछे हटना पड़ गया था, क्योंकि तिब्बत में बर्फ़ पड़ने लग गई थी और तिब्बतियंस ने खूब स्टिफ रेजिस्टेंस दिया, मतलब इतना आसानी से हार नहीं मान रहे थे। फिर अंद्राडे एक बार 1625 में फिर से गढ़वाल गए और यहाँ पर उनको फिर से महिपत शाह ने परेशान किया। और इस बार अंद्राडे जो है जहांगीर से फरमान लेकर आए थे। जहांगीर मुग़ल रूलर थे और मुग़ल्स का ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में रूल था, तो जहांगीर ने इनको फरमान दिया था और फरमान में मेंशन था कि जहांगीर की परमिशन है कि ये कहीं भी जा सकते हैं। तो अंद्राडे ने महिपत शाह को फरमान दिखाया, बट महिपत शाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे आप ये अंदेशा लगा सकते हैं कि महिपत शाह जो थे वो जहांगीर से एक प्रकार से इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने इनको अपना ओवरलॉर्ड नहीं माना। कुछ इतना में मेंशन भी नहीं दिख रहा है कि उन्होंने कुछ उनको ट्रिब्यूट सेंड किए। उन्होंने लद्दाख और कूच के युद्ध के बारे में भी बात की है। गुज ये वेस्टर्न तिब्बत में एक किंगडम होता था जिसमें लद्दाख ने इसको हरा दिया था। अंद्रादे ने ये भी मेंशन किया कि जो हिंदू, पहाड़ के जो हिंदू हैं और नीचे प्लेन्स के जो हिंदू हैं,
उनमें बहुत डिफरेंस है। यानी स्पेशली जो उत्तराखंड से है, जो पहाड़ों में रहने वाले हैं, उन्होंने ये बात नोटिस करी होगी कि उत्तराखंड के पहाड़ों में जो मान्यता है, जो देवी देवताओं की जो पूजा होती है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो प्लेन्स में होता है, जैसे प्लेसेस लाइक यूपी, बिहार या सेंट्रल इंडिया। बहुत डिफरेंट है ट्रेडिशंस। अंतरादे ने साथ में ये भी मेंशन किया है कि भोटे कम्युनिटी जो है, उनकी तिब्बत के साथ कुछ ट्रेड रिलेशन होते थे, जो आज के टाइम इवन टिल डेट इनकी आज भी होती है। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड में विजयनगर एम्पायर और श्रीलंका, यानी बहुत साउथ से लोग पिलग्रिमेज के लिए आते थे बद्रीनाथ की तरफ। दैट मीन्स उत्तराखंड उस टाइम से अपने पिलग्रिमेज साइट्स पे फेमस है। हरे कृष्ण रतूरी एक हिस्टोरियन है, उन्होंने एक डापा कैंपेन के बारे में बात की है। तो डापा या डाबा जो है एक शहर था, कहाँ पे, कैलाश मानसरोवर यानी तिब्बत के पास, और महिपत शाह ने इसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, ऊपर बात करी हमने, इनको लड़ाई का बहुत शौक था। इन्होंने सिरमौर एरिया के बैंडेट्स यानी डकैतों के दस्ते होते थे, फोर्स होते थे, जो खूब रेज करते थे, इन्होंने उनको भी हराया, सबड्यू किया। सिरमौर हिमाचल प्रदेश में एक किंगडम होता था, आज के टाइम पे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट भी है, उस टाइम पे किंगडम होता था। ठीक है, और लड़ाई का इतना शौक था कि लड़ते लड़ते ये कुमाऊं के अगेंस्ट लड़ रहे थे, और वहीं पर ही ये लड़ते लड़ते मर गए। जब इनकी डेथ हुई, इनकी समाधि में इनकी 60 बीवियों ने सती प्रथा में अपने आप को एक तरीके से इमोलेट कर दिया, जला दिया, फायर में बैठ गए। इनके 3 मिलिट्री कमांडर्स बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत करते थे, तो ऑब्वियसली इनके मिलिट्री कमांडर्स भी प्रोमिनेंस में आए। इनके मिलिट्री कमांडर्स ने सिरमौर, गढ़वाली, तिब्बत जैसे एरिया में खूब प्रोग्रेस किया। इनके जनरल्स के नाम है रिखोला लोधी, बनवारी दास और माधो सिंह भंडारी। ये बहुत ही फेमस नाम है, माधो सिंह भंडारी। देहरादून में तो एक रोड भी है, जीएमएस रोड, जनरल माधो सिंह भंडारी रोड। अब नेक्स्ट किंग के तरफ आते हैं, पृथ्वीपति शाह। ये जो है, ये महिपत शाह के बेटे थे, बट जब ये गद्दी में आए थे तो माइनर थे, 7 साल के थे। तो इसलिए इनकी जो मदर थी, रानी कर्णावती, क्वीन कर्णावती, इन्होंने इनके बिहाफ में रूल किया, रीजेंट क्वीन थी। ठीक है, कर्णावती का जो रूल है, इसके हमारे कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज भी है, जैसे कि निकोलो मेनोची एक ट्रैवलर थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी स्टोरिया डो मुगल्स के बारे में, जहाँ पे उन्होंने इनके रेन के बारे में भी मेंशन किया था। और मुगल्स के कुछ रिकॉर्ड थे जिसका नाम है महासिर उल उमरा, उसमें भी इनके रूल के बारे में हमें कुछ ना कुछ मालूम पड़ता है। तो मनोजी ने अपने अकाउंट्स में मेंशन किया था कि मुगल्स ने जो है गढ़वाल पर अटैक किया था। ठीक है, मुगल के एक मिलिट्री कमांडर थे नजावत खान, फॉर सम रीज़न इन्होंने गढ़वाल में अटैक कर दिया, बट गढ़वाली आर्मी ने इनको बुरी तरह से हराया, और नजावत खान इतने शर्मसार हो गए थे कि इन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया। और इसके बाद मतलब नॉट ओनली दिस, जो रानी थी, रानी कर्णावती, इन्होंने इसके बाद जो हारे हुए जो मुगल सोल्जर्स थे, जो बंदी थे, जिनको इन्होंने कैप्चर किया था, उन सबकी नाक कटवा दी थी। तो इसलिए इनका नाम पड़ गया था नाक कटी रानी। इन 1636 की बात है। अब इसके बाद मुगल्स, देखिए मुगल्स बड़ा किंगडम है, उनको तो बदला लेनी था, तो उन्होंने खूब ऑलमोस्ट 19 साल वेट किया। उसके बाद इन्होंने एक और आर्मी भेजी गढ़वाल की तरफ, जिनका कमांडर का नाम था खलीलुल्लाह। तो मुगल्स ने क्या किया, गढ़वाल किंगडम को तीनों तरफ से घेरने की कोशिश करी। सिरमौर, जो हिमाचल प्रदेश में एक किंगडम है, उनके जो रूलर थे मनधाता प्रकाश, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया। और कुमाऊं के उस टाइम जो रूलर थे बाज बहादुर, उनके साथ एग्रीमेंट किया कि हम सब के सब मिलके गढ़वाल में एक साथ अटैक करते हैं। ठीक है, इससे हम सबको, हमारा जो किंगडम का एरिया बढ़ेगा। सब ने एग्री किया, सब ने अटैक किया। तो ये कुछ तराई और दून के कुछ इलाके कैप्चर करने में कामयाब थे, बट श्रीनगर जो इनका कैपिटल था उसको कैप्चर नहीं कर पाए। तो अब देख सकते हैं कि उनकी एक तरीके से गढ़वाली आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग रही होगी कि 3 इतने बड़े बड़े किंगडम्स, कि 3 किंगडम्स जिनमें से कि एक मुगल एम्पायर, बहुत ही बड़ा एम्पायर, उन्होंने अटैक किया, बट वो उनके कैपिटल को कैप्चर नहीं कर पाई। ठीक है,
फिर 1659 में मुग़ल और गढ़वाल के बीच में फिर से वॉर स्टार्ट हो गया। इसका कारण था मुग़ल एम्पायर का सिविल वॉर। ठीक है, 1658-59 के आसपास क्या हुआ था, शाहजहाँ की तबीयत ख़राब हो गई थी और शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा शुको, औरंगज़ेब, शाह शुजा, मुराद। इनके बीच में लड़ाई हो गई थी दिल्ली के तख्त के लिए। तो फाइनली औरंगज़ेब इन सब में जीत गए थे और औरंगज़ेब के जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे दारा शुको, जो कि शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे और एक्चुअली शाहजहाँ ने इन्हीं को अपना वारिस बोला था। तो दारा शिको के डिफीट के बाद, डेथ के बाद, इनके जो बेटे थे सुलेमान शिको, ठीक है, उन्होंने, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत टाइपिंग हो गई, सुलेमान शिको ने श्रीनगर में शरण मांगी, शेल्टर मांगी। श्रीनगर के जो किंग थे पृथ्वीपति शाह, और पृथ्वीपति शाह ने उनको एक तरीके से शरण दे दिया। अब औरंगज़ेब ने उनको बहुत धमकियाँ दी, बहुत वार्निंग्स दी कि आप उनको लौटा दो, बट जो राजा थे उनकी भी अपनी प्राइड थी। उन्होंने बोले जब एक बार शरण दे दी है तो मैं इनको वापस नहीं करूँगा। तो टैवर्नियर एक फॉरेन राइटर है, उन्होंने मेंशन किया था कि औरंगज़ेब ने श्रीनगर में अटैक कर दिया था सुलेमान शिको की कस्टडी लेने के लिए। एक और ट्रैवलर है बर्नियर, उन्होंने अपनी किताब वॉयज टू ईस्ट इंडीज़ में भी यही मेंशन किया है। सेम गोज़ विद मनुची कि गढ़वाल जो है औरंगज़ेब ने अटैक किया बट उन्होंने फिर भी उनकी बात नहीं मानी। फाइनली क्या हुआ, औरंगज़ेब ने किसी प्रकार से, देखिए औरंगज़ेब की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि वो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे। ज़्यादातर लोगों को उन्होंने अपने दुश्मन बना दिया, बट जब वो चाहते थे वो लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट भी कर लेते थे। तो मेदिनी शाह जो कि पृथ्वीपति शाह के बेटे थे, उन्होंने उनको कन्विंस कर दिया कि तुम मेरे को सुलेमान शिको ला के दे दो, जो कि उन्होंने किया। मेदिनी शाह ने सुलेमान शिको को किसी तरह से ट्रिक करके कैप्चर किया और औरंगज़ेब के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब मार दिया। तो इससे पृथ्वीपति शाह को बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक तरीके से उनने जो वर्ड दिया था सुलेमान शिको को कि वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, मेदिनी शाह की वजह से वो वादा टूटा और उन्होंने अपने बेटे को एग्जाइल कर दिया, निकाल दिया अपने किंगडम से, और वो उसके बाद दिल्ली में रहने लग गए। औरंगज़ेब ने इनको शरण दे दी थी और दिल्ली में उनकी डेथ हो गई थी 1662 में। और औरंगज़ेब ने पृथ्वीपति शाह को कंडोलेंसेस लेटर दी भेजे थे, क्योंकि उस समय थोड़ी दुश्मनी भी तहजीब वाली होती थी, आपस में दोनों किंगडम्स के डिफरेंसेस थे, बट फिर भी एक तरीके से बहुत ही तहजीब के साथ हर चीज़ होती थी। पोइट मुलाराम है, जिनका मेंशन ऊपर बहुत बार हो चुका है, वो भी गढ़वाल किंगडम में आए थे सुलेमान शिको के साथ, और जब सुलेमान शिको का कैप्चर एंड एग्जीक्यूशन हो गया तो तब से वो गढ़वाल में ही रहने लग गए। फाइनली पृथ्वीपति शाह है, उन्होंने अपने जीवन काल में रिटायरमेंट ले ली और अपने जो गद्दी है वो अपने ग्रैंडसन फतेह शाह को दे दिया। पृथ्वीपति शाह के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं जो बताता है कि उन्होंने खूब डोनेशन दिए थे, जैसे गोरखपंथ को, हिंदू संत को, मंदिर भी जाते थे, ठीक है, एक्सेट्रा। अब बात कर रहे थे फतेह शाह की। इनका रूल बहुत लंबा था और बहुत इवेंटफुल था। अभी आप देखेंगे इनका रूल किस प्रकार से इवेंटफुल था। एक तो ये घिरे हुए थे, नीचे दक्षिण में, साउथ में मुगल्स हो गए, ईस्ट में कुमाऊं, सॉरी नॉट वेस्ट, ईस्ट में कुमाऊं हो गए और वेस्ट में सिरमौर हो गया। इन तीनों से घिरे थे, फिर भी ही वाज एबल टू होल्ड हिज ग्राउंड और इन्होंने अपनी एक प्रकार से इंडिपेंडेंस मेंटेन रखी। ये भी बोला जाता है कि उनकी एक लड़ाई सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ हुई थी, जिसमें इन्होंने गुरु को फोर्स कर दिया था कि पॉन्टा साहिब छोड़ के पंजाब की तरफ चले जाए। इस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ भंगानी, जहाँ पे सिख गुरु और फतेह शाह की लड़ाई हुई थी। दो कुछ सिख ट्रेडिशंस ऐसा कहते हैं कि उल्टा हुआ था, सिख गुरु हार गए थे, सिख गुरु जीत गए थे एंड गढ़वाल किंगडम हार गई थी। बट काफ़ी हिस्टोरियंस बोलते हैं कि अगर सिख गुरु जीते थे तो फिर वो पॉन्टा से पंजाब क्यों गए, तो ये एक आर्ग्यूमेंट निकलता है। बट एनी हाउ फैक्ट्स मोस्टली यही है। फतेह शाह ने जौनसार और पॉन्टा को सिरमौर किंग से जीत लिया। जौनसार और पॉन्टा का भी हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर में है। जौनसार बाहो रीजन तो आपको पता होगा, जहाँ पे द फेमस जौनसारी ट्राइब निवास करते हैं।
इन्होंने सहारनपुर एरिया भी कैप्चर किया और वहाँ पे इन्होंने एक शहर बनाया जिनका नाम था फतेहपुर शहर। एक आर्मी इन्होंने भी तिब्बत की तरफ एक आर्मी भेजी थी। तो अब देख सकते हैं ये कितनी स्ट्रॉन्ग इनने आर्मी मेंटेन रखी थी कि ये मुगल्स को भी डिफाई कर सकते थे। बोला जाता है कि इनकी औरंगजेब के साथ कुछ युद्ध हुए थे जिसमें एक प्रकार से सक्सेसफुल हुए थे। तो इसलिए एक पोएट है माथेराम, इन्होंने इनको शिवाजी भी बोला हुआ है, इनको शिवाजी के साथ भी कंपेयर किया हुआ है, क्योंकि शिवाजी भी एक प्रकार से औरंगजेब को रेजिस्ट करने में सक्सेसफुल थे। ठीक है, इन्होंने कुमाऊं को अटैक किया था और हाँ ये तो हमने देख लिया, सहारनपुर एरिया कैप्चर किया था जो उस टाइम कुमाऊं के अंडर होता था। इनके कोर्ट में भी नवरत्नज होते थे। नवरत्न के नाम है सुरेशानंद बर्तवाल, शीतराम धसमाना, रुद्रदत्त कमोती, हरिदत्त नौटियाल, वासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंडोला, कीर्तिराम कंठोला और हरिदत्त थपलियाल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट थे जिनका नाम था पुरिया नथानी, वो भी इन्हीं के कोर्ट में मिलते थे। और अजय पाल के जैसे ये भी नथपंथ या गोरखपंथ सेक्ट से एसोसिएटेड थे। और इन्हीं के रूल में गुरु राम राय ने यहाँ पे अपना डेरा स्टार्ट किया था देहरादून में। ठीक है, देहरादून बोला भी जाता है कि देहरादून का नाम डेरा से हुआ था, डेरा से, जो कि गुरु राम राय ने यहाँ पे डेरा जमाया था अपना। जो देहरादून के हैं उन्हें बहुत देखे होंगे गुरु राम राय स्कूल बहुत सारे देखे होंगे। इवन मयंक इंद्रेश हॉस्पिटल देखा होगा, क्योंकि गुरु राम राय ट्रस्ट द्वारा रन किया गया है। इनके जो ग्रैंडसन थे प्रदीप शाह, उन्होंने भी इस गुरुद्वारे को खूब विलेजेस दिए थे और आज के टाइम पे इस इलाके को झंडा बोला जाता है। और आप लोगों ने जो उत्तराखंड से है, जो न्यूज़ फॉलो करते हैं, आपने नोटिस किया होगा एक झंडा मेला लगता है यहाँ पे थोड़े समर्स के टाइम पे। अब आ जाते हैं प्रदीप शाह के। प्रदीप शाह का रूल जो था उस टाइम पे औरंगजेब की डेथ हुई थी और पूरा मुगल एम्पायर एक तरीके से कोलैप्स होने को था। मुगल जो किंग्स थे वो वीक होने लग गए थे और उनके जो नवाब थे, मिनिस्टर्स थे, नोबल्स थे, वो पावरफुल होने लग गए थे और वो अपनी पावर को और कंसोलिडेट कर रहे थे। तो गढ़वाल किंग जो थे प्रदीप शाह, उनको डर था कि कहीं गढ़वाल इसकी वजह से अफेक्ट ना हो जाए, कहीं गढ़वाल में कुछ हमला ना हो जाए। तो उन्होंने दिल्ली दरबार में अपने एक बहुत ही फेमस डिप्लोमेट को भेजा, पुरिया नथानी, जो कि यहाँ पे भी हमें दिखते हैं। और एक प्रकार से उनके इंटेलेक्ट से जो एम्परर थे उस टाइम, बहादुर शाह, वो बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने प्रॉमिस किया कि गढ़वाल से हम जजिया नहीं लेंगे। तो प्रदीप शाह का खुद में एक डिप्लोमेटिक एटीट्यूड था। उन्होंने कुमाऊं के साथ अच्छे रिलेशन रखे थे। इनफैक्ट गढ़वाल और कुमाऊं के इतिहास में बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि गढ़वाल और कुमाऊं के अच्छे रिश्ते रहे हैं। इनफैक्ट प्रदीप शाह के कुमाऊं के साथ रिलेशन इतने अच्छे थे कि कल्याण चंद जो थे उनको एक बार रोहिला अफगानों ने हमला कर दिया था उनके किंगडम में, और कल्याण चंद जो है वो हार गए थे एंड वो भाग के प्रदीप शाह के शरण में आ गए थे। प्रदीप शाह ने उनको शरण भी दी थी, आर्मी भी दी थी और प्लस रोहिलास को एक वॉर इंडेमनिटी भी दी थी ताकि वो वापस चले जाए और कल्याण शाह को अपना किंगडम वापस मिल जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं ललित शाह पे, जिनको लालपत शाह भी बोला जाता था। इनका ईयर ऑफ एसेंशन था 1772 AD। इस समय नॉर्थ इंडिया में पावर वैक्यूम था। क्यों था? क्योंकि इस टाइम पे बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जहाँ पे मराठास अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। अब टेक्निकली अहमद शाह अब्दाली इस लड़ाई में जीत तो गए थे, बट उनकी आर्मी बहुत बुरी तरीके से डिप्लीट हो गई थी। बहुत लोग मरे थे, दोनों मराठा की भी और अब्दाली की भी आर्मी में बहुत लोगों की डेथ हुई थी। मराठास को ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी, इसलिए उनको हारा माना जाता है, और अब्दालीज़ की भी खूब हेवी कैजुअलिटी हुई थी। तो एक प्रकार से नॉर्थ इंडिया का कोई रूलर नहीं रहा था, केओटिक हो गया था उस टाइम पे बहुत। तो इससे नॉर्थ वेस्ट के बहुत सारे हिस्से बहुत अलग अलग पावर्स के कंट्रोल में आ गए थे, जैसे कि सिख्स, जट और अदर। ठीक है, ईस्ट में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने बंगाल में कैप्चर कर दिया था और बंगाल कैप्चर करने के बाद उन्होंने अवध को हराया था बैटल ऑफ बक्सर में। और अवध को हराने के बाद उन्होंने क्या किया, अवध के नवाब को हटाया नहीं, उनको बोला कि आप अपना रूल कंटिन्यू रखो, क्योंकि उनको एक बफर स्टेट चाहिए था। तो देखिए उस टाइम पे पॉलिटिक्स कुछ इस प्रकार हो गई थी। ये हो गया गढ़वाल और कुमाऊं, उसके नीचे ये हो गया रोहिला किंगडम, ये हो गया अवध, यहाँ हो गया बंगाल। ठीक है, इधर ही पे दिल्ली हो गया, यहाँ हो गया मराठास,
और मराठास के अंडर ही दिल्ली आ जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने अवध को हराया था। अब अवध जो है इस साइड पे एक्सपैंड नहीं कर सकते। अगर अवध के नवाब को अगर अपना किंगडम को बढ़ाना है तो ईस्ट की तरफ नहीं जा सकती, ब्रिटिश बहुत पावरफुल है। तो वो जाने लगे रोहिलास की तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है। और मराठास भी साथ रोहिलास की तरफ अटैक्स कर रहे थे, क्योंकि मराठा की एक तरीके से रोहिलास के साथ दुश्मनी थी। बिकॉज रोहिलास ने बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो रोहिलास दोनों तरफ से घिर गए थे, तो इन्होंने इन टर्न गढ़वाल और कुमाऊं में अटैक करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से उत्तराखंड काफ़ी वल्नरेबल हो गया था इस समय। तो देहरादून में वेस्ट यूपी के राजपूत और गुज्जरों ने भी हमला करना शुरू कर दिया था, और साथ में कुछ सिख दस्तों ने भी हमला करना शुरू कर दिया था। दून वैली इस में बहुत बुरी तरह से लूटी जा रही थी इन सब बैंड्स के द्वारा, और जो राजा थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक वॉरलॉर्ड थे गुलाब सिंह कुंडी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो देहरादून की लुक आफ्टर करें, और उसके बदले में अपनी बेटी की शादी उनसे करा दी। देखिए उस टाइम मैट्रिमोनियल अलायंसेस बहुत कॉमन थे भरोसा जीतने के लिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक इलाका सोली दिया जा रहा था इनको रूल करने के लिए, और चांसेस थे, डाउट थे कि वो या तो खुद अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम कर दे उस एरिया में, या किसी और पावर के साथ मिल जाए। तो इन ऑर्डर टू सिक्योर दी लॉयल्टी ऑफ द स्पेसिफिक वॉरलॉर्ड, उन्होंने अपनी बेटी की शादी इनसे करा दी। इसके बाद ललित शाह ने बहुत सारे एक्सपेंसिव मिलिट्री कैंपेन्स किए थे, पर सिरमौर में वो हार गए थे। कुमाऊं में रिलेटिवली सक्सेसफुल थे अपने लड़ाइयों में। अब कुमाऊं में क्या हुआ था, कुमाऊं में एक राजा थे दीपचंद, उनके एक रिलेटिव थे जिनका नाम था मोहन सिंह। उन्होंने दीपचंद को हटा के खुद गद्दी ले ली और अपना टाइटल ले लिया मोहन चंद, क्योंकि कुमाऊं के रूलर्स उस टाइम चंद होते थे, तो चंद टाइटल उन्होंने ले लिया। अब उस टाइम कुछ मंत्री लोग थे जिनको मोहन चंद का रूल रास नहीं आया। तो जो मंत्री थे उनके लीडर थे हर्षदेव जोशी, बहुत ही फेमस नाम है। उन्होंने क्या किया, गढ़वाल के जो किंग थे ललित शाह, उनको बोला कि आप आ जाओ कुमाऊं में और आप रूल करना शुरू कर दो, क्योंकि उस समय जनता उन्हीं को राजा एक्सेप्ट करती थी जिनका कुछ रॉयल ब्लड था, जिनका खून जो था रॉयल था। तो ललित शाह पहुंच गए अल्मोड़ा अपनी आर्मी लेके, और उन्होंने मोहन चंद को हरा दिया एक लड़ाई में जिसका नाम था बैटल ऑफ बगवाली पोकर 1779 में। और उन्होंने अपने दूसरे एंड फेवरेट बेटे प्रद्युमन शाह, उनको कुमाऊं का राजा बना दिया, और तब से इनका नाम पड़ गया था प्रद्युमन चंद, और हर्षदेव जोशी बन गए प्राइम मिनिस्टर। तो ललित शाह इस कैंपेन के बाद वापस गढ़वाल जा रहे थे, बट बीच रास्ते में उनको मलेरिया हो गया, उनकी डेथ हो गई। इनके डेथ के बाद जो इनके सबसे बड़े बेटे थे जयकृत शाह, उनको गद्दी मिल गई। अब बोला जाता है कि जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह के बीच में जो रिलेशंस थे वो खास नहीं थे, अच्छे नहीं थे, मिसट्रस्ट था। प्रद्युमन शाह को ऐसा लगता था कि जयकृत शाह जो है उनको कुमाऊं की गद्दी से हटाना चाहते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जयकृत शाह काफ़ी कमज़ोर थे, वीक किंग थे। तो जब राजा वीक होते हैं तो उनके जो नोबल्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो उनकी बात नहीं मानते। तो उन्होंने एक प्रकार से अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंट इलाके बनाने शुरू कर दिए थे, जहाँ पे प्रकार से खुद छोटे छोटे राजाओं की तरह रूल कर रहे थे। किंगडम के साउथ में जो सिख्स थे वो देहरादून, बाबर और कोटद्वार इलाकों में लूटपाट मचा रहे थे। तो खूब केओटिक हो गया था सिचुएशन। तो मोलाराम जो है उन्होंने इनको सुझाव दिया कि आप जो सिरमौर के जो राजा हैं, जो यूजुअली गढ़वाल किंग के दुश्मन होते हैं, जो दुश्मन थे, आप उनकी मदद लो किंगडम में शांति लाने के लिए। मोलाराम ने इस पूरी चीज़ को अपनी किताब गढ़ राजवंश के इतिहास में मेंशन किया हुआ है। जयकृत शाह ने इनकी बात मानी और सिरमौर के राजा से मदद लेके नोबल्स को हरा के अपनी अथॉरिटी एक बार फिर से क्लेम कर दी। कुछ टाइम बाद प्रद्युमन शाह, जो कि प्रद्युमन चंद के नाम से रूल कर रहे थे कुमाऊं में, उन्होंने गढ़वाल में अटैक कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि जयकृत शाह उनको कुमाऊं से हटाना चाहते हैं। उन्होंने गढ़वाल में को अटैक करके जो श्रीनगर कैपिटल है उसको कैप्चर कर लिया, और 3 साल तक इसको कैप्चर करके रखा, और 3 साल बाद अल्मोड़ा के लिए फिर निकल गए।
इस बीच में इन्होंने इनकी आर्मीज में खूब लूटपाट मचाई थी। देवलगढ़ लूटा गया था। तो जब प्रद्युम्न शाह चले गए थे तो जयकृत शाह ने फिर से अपनी किंगडम में कंट्रोल अज्यूम कर लिया था। और एक प्रकार से बहुत सॉफ्ट आदमी थे, इनका दिल टूट चुका था अपने भाइयों के हरकत की वजह से। और ये देवप्रयाग चले गए थे रघुनाथ जी मंदिर की तरफ, जहाँ पे उन्होंने अपने भाइयों को एक प्रकार से शाप दिया था, कर्ज किया था को अपने भाइयों को, कि उनको एक प्रकार से लगा कि उनके भाई ने उनको या भाइयों ने उनको बैक स्टैब किया है। और वहीं देवप्रयाग में ही इनकी डेथ हो गई और इनकी जो चारों रानी थे उन्होंने सती कमिट कर दिया 1785 का टाइम। तो जयकृत शाह की डेथ के बाद जो कुमाऊं के जो प्राइम मिनिस्टर थे हर्षदेव जोशी, उन्होंने प्रद्युम्न शाह को एडवाइस दी कि आप जाके गढ़वाल की थ्रोन ले लो। देखिए हर्षदेव जोशी को खुद भी रूल करना था, वो खुद रूल करना चाहते थे, बट सिंस वो रॉयल फैमिली के नहीं थे तो इसलिए इनको उस समय ललित शाह को बुलाना पड़ गया था, हेल्प मांगनी पड़ गई थी। और इस टाइम उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी कि अगर प्रद्युम्न शाह गढ़वाल चले गए तो कुमाऊं में डी फैक्टो उन्हीं का रूल हो जाएगा। और साथ ही साथ प्रद्युम्न शाह के जो भाई थे पराक्रम शाह, उनको भी गढ़वाल की गद्दी चाहिए थी। तो यहाँ से एक प्रकार से राइवलरी शुरू हो गई थी दोनों के बीच में। एनी हाउस प्रद्युम्न शाह अपनी आर्मी लेके पहुँचे श्रीनगर और वहाँ पे उन्होंने गढ़वाल की गद्दी ले ली 1786 में। और कुमाऊं को उन्होंने छोड़ दिया हर्षदेव जोशी के अंडर। तो हर्षदेव जोशी एक प्रकार से प्रद्युम्न शाह के रिप्रेजेंटेटिव की तरह वहाँ रूल कर रहे थे, बट बोला जा सकता है कि वहाँ के डिफैक्टो रूलर थे। अब यहीं पर ही सिंस इनका रॉयल ब्लड नहीं था तो काफ़ी नॉवेल्स थे, काफ़ी मंत्री लोग थे जिनको इनका रूल पसंद नहीं आ रहा था हर्षदेव जोशी का। इसका फ़ायदा उठाया मोहन चंद ने, जिनको ललित शाह ने डिपोज किया था, कुमाऊं के गद्दी से हटाया था। उन्होंने षड्यंत्र वगैरह रच के हर्षदेव जोशी को हरा दिया था। और इसमें मोहन चंद का सपोर्ट किया था पराक्रम शाह ने, जो कि प्रद्युम्न शाह के खुद भाई थे और इनको खुद गढ़वाल की गद्दी चाहिए थी। पर हर्षदेव जोशी ने 1788 में फिर से कुमाऊं कैप्चर कर लिया था और मोहन सिंह को भी मार दिया था। इसके बाद इन्होंने प्रद्युम्न शाह को फिर से एक बार बोला कि आप कुमाऊं में आ जाइए, क्योंकि अब ये समझ चुके थे कि अनलेस एंड अनटिल कोई रॉयल ब्लड का आदमी थ्रोन में बैठे इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट प्रद्युम्न शाह ने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कुमाऊं में बहुत ज़्यादा है, उनकी खुद जान को खतरा हो सकता है कुमाऊं में, तो उन्होंने मना कर दिया आने से। तो हर्षदेव जोशी ने ढूंढना शुरू किया कि कौन रॉयल फैमिली का है, रॉयल ब्लड का है, और उनको एक शिवचंद मिले। उन्होंने इनको गद्दे में बैठा दिया और एक प्रकार से उनको एक पपेट रूलर बना दिया था, एक नॉमिनल किंग बना दिया था। अब पराक्रम शाह फिर से अपने कॉन्स्पिरेसी में चालू हो गए। उन्होंने अब मोहन चंद के बेटे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो पराक्रम शाह ने एक अलायंस बनाए, एक रामपुर के नवाब से और एक लाल सिंह थे, बहुत ही पावरफुल आदमी थे उस टाइम पे। तो इन्होंने एक अलायंस बनाया और इन्होंने हरदेव जोशी को हरा दिया। और हरदेव जोशी हार के चले गए श्रीनगर प्रद्युम्न शाह के पास। और पराक्रम शाह ने मोहन चंद के जो बेटे हैं महेंद्र चंद, उनको बना दिया कुमाऊं का राजा। और इस मदद के बदले पराक्रम शाह ने उनसे कुछ कॉम्पनसेशन भी लिया, पैसे भी लिया, 40,000 रुपीज़, जिसकी मदद से अब वो खुद अपना गढ़वाल का रूलर बनने का सपना पूरा करने के लिए जाएंगे। फिर पराक्रम शाह निकल गए गढ़वाल और वहाँ पे शुरू हो गया एक सिविल वॉर। अब कुछ बुक्स हैं जैसे कि गणिका नाटक या गढ़ गीत संग्राम, इसमें बोला जाता है कि एक बहुत ही पावरफुल फैमिली थी गढ़वाल में जिसका नाम था खंडूरीज। ये लोग जो है ये लोग प्रद्युम्न शाह को सपोर्ट करते थे। पराक्रम शाह ने इन लोग को मरवा दिया। इससे क्या हुआ, प्रद्युम्न शाह की पोजीशन वीक हो गई और फिर पराक्रम शाह ने हेल्प ली एक और पावरफुल फैमिली से, सकलानी, और उनकी हेल्प के साथ उन्होंने प्रद्युम्न शाह को कैप्चर कर लिया, बंदी बना दिया। तो प्रद्युम्न शाह को कैप्चर करने के बाद उन्होंने रूल तो स्टार्ट कर दिया, बट उनके जो बेटे थे प्रद्युम्न शाह के, सुदर्शन शाह, उन्होंने अपने फादर के बिहाफ में सिविल वॉर कंटिन्यू रखा। ठीक है, सब घटना है 1803 की। अब गढ़वाल में ये सब जो हो रहा था तो कुमाऊं में एक नया खतरा आ गया था, वो था गोरखों का खतरा। अब गोरखा एम्पायर बहुत ही पावरफुल हो रहा था और कुमाऊं में जो इतना टर्मोइल हुआ, इतना जो सिविल वॉर हुआ, तो इसमें कुमाऊं बहुत ही वीक हो चुका था, उनकी आर्मी ऑलमोस्ट बहुत वीक हो चुकी थी।
गोरखों ने इसका फ़ायदा लिया और अल्मोड़ा कैप्चर करके कुमाऊं किंगडम को कैप्चर कर लिया एक प्रकार से। अब गोरखा जो थे इनकी आर्मी बहुत ही मॉडर्न थी, उनके पास इस टाइम पे बंदूकें होती थी, गन्स होती थी, जबकि कुमाऊं और गढ़वाल के किंग्स के पास ये लोग अभी भी तलवार और बो एंड एरो से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। और अल्मोड़ा कैप्चर करने के बाद इन्होंने गढ़वाल को कैप्चर करने की भी कोशिश करी अगले साल ही, बट इनकी हार हो गई। कहाँ पे? लंगूरगढ़ नामक एक जगह में। तो प्रद्युमन शाह ने क्या किया, ताकि ये गोरखा फिर से अटैक ना करे, तो उन्होंने प्रॉमिस किया गोरखास के कि वो हर साल उनको 25,000 रुपये देंगे, बट आप हमें हमला मत करना। ठीक है, गोरखास वापस चले गए। बट उसके बाद गढ़वाल में बैक टू बैक नेचुरल कैलामिटीज़ होती गई। सबसे पहले एक फेमीन आया, जिसे बोलते हैं दूजी बरा फेमीन। अब कुछ एल नीनो फेमिनोमेना हुआ था, जिसकी वजह से मानसून बहुत वीक हुए थे, फसलें बहुत ख़राब हुई थी और एक प्रकार से भूखमरी छा गई थी पूरी किंगडम में। इस फेमिन को एकवनी भवनी फेमिन भी बोलते हैं, क्योंकि विक्रम संवत के हिसाब से ये हुआ था 1851 टू 1852 के बीच में, दैट इज़ 51 एंड 52, इसलिए एकवनी और भवनी। और ये जो ईयर है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब गढ़वाल किंगडम इस फेमिन से निकल ही रहा था कि 1803 में बहुत ही भयंकर भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, 7.8 मैग्नीट्यूड का। बोला जाता है कि इसमें मतलब बहुत हैवी पॉपुलेशन की डेथ हुई थी। कुछ हिस्टोरिक्स तो ये भी बोलते हैं कि सिर्फ 25% पॉपुलेशन ही बची थी, जो थोड़ा ज़्यादा नंबर लग रहा है, बट इतना श्योर है कि इतना मैग्नीट्यूड का अगर भूकंप आया था तो डेथ भी बहुत हुई होंगी। तो भूकंप में अर्थक्वेक चल रहा था, इंटरनल फैक्शनिज्म था, गुटबाजी चल रही थी कोर्ट में, राजा अपने मंत्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ऊपर से सिविल वॉर भी चल रहा था प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह के बीच में। तो गोरखों ने ये सोचा कि अब एडवांटेज उठाने का टाइम आ गया है सिचुएशन का। तो जो अग्रीमेंट हुआ था उनका प्रद्युमन शाह के साथ, उस अग्रीमेंट को नज़रअंदाज करके उन्होंने 1803 में गढ़वाल में फिर से हमला किया और उनके लीडर से हस्तिदुल चतुरिया और अमर सिंह थापा। गढ़वाल की जो आर्मी थी इनको उन्होंने बुरी तरह से हरा दिया था। अच्छा, जब इन्वेजन स्टार्ट हुआ था तो एक प्रकार से प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह ने भी सुलह कर ली थी, गोरखा को फेस करना सही समझा। तो जब गढ़वाल की जब आर्मी हारी थी तो प्रद्युमन शाह बाराहाट यानी उत्तरकाशी में चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने एक बार फिर से गोरखों से लड़ने की कोशिश करी और फिर से हार गए। उसके बाद प्रद्युमन शाह चले गए प्लेन्स के तरफ, देहरादून साइड, सहारनपुर देहरादून साइड, जहाँ पे उन्होंने एक मर्सिनरीज की एक फ़ौज खड़ी करने की कोशिश करी, जिसमें कि रंगड़ राजपूत थे, पुंडी राजपूत थे, गुर्जर थे राजपूत और भी राजपूत थे। और लड़ाई हुई खुरबुरा के मैदान में देहरादून में। जो देहरादून के हैं उनको आइडिया होगा, नाला पानी चौक वाला जो एरिया है उधर ही कहीं ये है खुरबुरा का मैदान। वहाँ पे इनकी डेथ हो गई और जैसे इनकी डेथ हुई इनकी आर्मी भाग गई। तो बोला जाता है अपने घोड़े में बैठे हुए थे और अपने कमांडर्स के साथ एक तरीके से डिस्कस कर रहे थे मिलिट्री स्ट्रैटेजीज के बारे में, जब इनको गोली लग गई, क्योंकि गोरखों के पास बंदूक थी और गढ़वाली आर्मी के पास तलवार और तीरें थी। और इस टाइम पे मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि गढ़वाल की जो आर्मी थी दैट वाज लाइक अराउंड 12,000 प्लस, 12,000 लोग थे, और गोरखों की आर्मी थी 4,000 के आसपास। बट सिंस गोरखों के पास बंदूकें थी, इसलिए गढ़वाल की जो आर्मी उनका सामना नहीं कर पाई। अच्छा, जैसे ही प्रद्युमन शाह की डेथ हुई तो उनके जो भाई थे पराक्रम शाह, वो सीधा भाग गए और वो चले गए हिंदूर, नालागढ़, जो कि हिमाचल में है, अपने फादर इन लोग के पास। एक गोरखों की एक बहुत अच्छी बात थी कि जब प्रद्युमन शाह की डेथ हुई थी तो उनकी बॉडी को प्रॉपर हिंदू रिचुअल्स के साथ गोरखों ने हरिद्वार में क्रीमेट किया था, समाधि दी थी। प्रद्युमन शाह के जो बेटे थे सुदर्शन शाह, ये चले गए थे ब्रिटिशर्स के पास हरिद्वार में, जहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद मांगी वापस अपना किंगडम लेने के लिए। तो प्रद्युमन शाह का एक प्रकार से अगर हम रील देखें तो उनके पूरे रूल के टाइम पे लड़ाइयाँ थी, कन्फ्यूजन थी, खूब डिसऑर्डर था। हिस्टोरियंस कहीं ना कहीं इनको भी ब्लेम करते कि उनका नेचर बहुत ट्रस्टिंग था, वो अपने मंत्रियों को बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते थे, जो कि इन रिटर्न उनको धोखा देते थे।
वो अपने भाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, और फिर कुमाऊँ के पॉलिटिक्स में जो उनका इन्वॉल्वमेंट था वो भी कहीं ना कहीं गढ़वाल किंगडम के लिए एक वीक पॉइंट था, क्योंकि अगर वो कुमाऊँ में रूल करना नहीं चाहते तो गढ़वाल में सिविल वॉर नहीं होता और गढ़वाल इतना वीक नहीं होता। पर हिस्टोरियंस साथ में साथ ये भी बोलते हैं कि उनका जो पैट्रियोटिज्म है अपने देश की तरफ और ब्रेवरी है वो रिमार्केबल है। मतलब वो भाग सकते थे बट फिर भी वो लड़ते रहे। उन्होंने ऑलमोस्ट अपने जितनी भी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, सब कुछ बेच दिया था ताकि वो आर्मी खड़ी कर सके, जस्ट सो दैट ही कैन रिगेन हिज किंगडम। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले क्लास में हम परमार की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे, बाकी एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे। तब तक ले थैंक यू।